नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन की जो कवायद लखनऊ में चल रही है उस पर चर्चा करने वाले हैं। सत्ताधारी दल भाजपा ने पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण से हुई फजीयत से उबरने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। संघ की गाइडलाइन पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यूपी में सक्रिय हो गया है। पिछले एक सप्ताह में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ आकर मैराथन बैठकें कर जहां संकेत दिया कि पार्टी और सरकार में बैठे लोगों की लापरवाही और पार्टी गाइडलाइन की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो संगठन द्वारा अगले विधानसभा चुनाव में अब की बार 300 पार का मंत्र देकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की गई है। इधर विपक्ष में बैठे दल भाजपा के इस दावे को हास्यास्पद बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये दावा आधारहीन है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि 2022 में यूपी की सत्ता से भाजपा कोसों दूर नजर नहीं आने वाली है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ सत्ताधारी दल की पक्ष रखने के लिए भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति सिंह इटावा और विपक्षी प्रभार की बागडोर संभालेंगी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता करिश्मा ठाकुर लखनऊ से। लेकिन इन दोनों मेहमानों का स्वागत करने से पहले हम लखनऊ में आज नेताओं ने जो बाइट दी है उस पर आपको सुनवाएंगे। हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार के कार्यों के विषय में जानकारी दे रहे हैं और संगठन के लिए जो भी उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके। जी, तो आपने केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी जी की बात सुनी, वाइट सुनी। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगला जो 22 को चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार बृहद रूप से एक बार फिर से जीत कर सत्ता में शामिल होगी। हम आप दोनों मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता करिश्मा ठाकुर जी लखनऊ से जुड़ी हैं। करिश्मा जी, आपका स्वागत है। ज्योति वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। ज्योति वर्मा जी, डॉक्टर ज्योति वर्मा जी मैडम, आपकी बात 300 पार का मंत्र दिया है, इसका आधार क्या है? तब ये प्रासंगिक कहाँ पे है जब पंचायत चुनाव में आप विपक्षियों से पीछे हैं? इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी से भी आपको इस चुनाव में जूझना पड़ सकता है। देखिए, अब की बार 300 पार का नारा हमारा बिल्कुल सही है और 300 के पार हम जाने भी वाले हैं, क्योंकि हमने काम किए हैं जी। जब से हमारी सरकार है तब से हमने जनता के हित में कार्य किए हैं और कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं छोड़ा है जिसमें हमने कार्य न किया हो। तो जनता हमारे किए गए कार्यों से पूरी तरह प्रसन्न भी है और हमारे साथ भी है। जी। और जिस तरह से हमें पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था उसी प्रकार से इस बार भी हमें जनता का प्रचंड बहुमत अवश्य मिलेगा। जी। करिश्मा ठाकुर जी, जिस तरह से आपके दल ने बरसों उत्तर प्रदेश में सियासत की राज्य सरकारें चलाई हैं, आपके यहाँ से कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी बैठे हैं। उस राज्य में जहाँ कांग्रेस इतनी मजबूत थी, पिछले कई सालों से आप बहुत पीछे हैं, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बने हुए हैं। ऐसे में मैडम, ये आपकी बात 300 पार जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, कैसे उससे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बताना चाहूंगी कि चुनाव में 300 पार कहने से पहले जरा जो कोरोना के संक्रमण हर जिले में, हर शहर में उत्तर प्रदेश के बढ़ रहे हैं उस गौर करें। लखनऊ में कोरोना संक्रमण 502 से पार है, मेरठ में 450 पार है,
सहारनपुर में 300 पार है, गोरखपुर जहाँ से योगी जी आते हैं 300 पार है, गाजियाबाद में 300 पार है, बागपत में 300 पार है। तो 300 पार, तो ये मैं आपको कल का आंकड़ा दे रही हूँ कि एक दिन में ही कोरोना संक्रमण इस तरह से पार होता जा रहा है। और दूसरी ओर ये बात कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। अरे जिन लोगों की औलाद नहीं होती है, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, उनको परिवारों को के खोने का दुख नहीं होता है। लाखों लोग आज अपने परिवारों को खो चुके, अपने परिजनों को खो चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जाकर संवेदनाएं दें, जाकर जो लोग अपने परिवार को खोए हैं उनके दुख को समझें। तो ये 300 पार और चुनावी रैली और भाषणों की बातें करते हैं। हम आज कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद में जब गंगा किनारे लाशें गाड़ी गई थी, उन पर रामनवमी चढ़ाई गई थी, तो क्यों वो रामनामी को हटाया गया? क्या यही रामराज है? मैं पूछना चाहूंगी, जब लोग ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए, मास्क के लिए, वेंटिलेटर के लिए, आईसीयू के लिए दर दर भटक रहे थे, तब क्या योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी अपने घर पर क्यों बैठे थे? यहाँ पर आकर चुनावी बातें करना बहुत आसान है। हम सब देख चुके हैं कि जब देश जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, तब मोदी जी जाकर बंगाल में चुनावी भाषण दे रहे थे, रैली कर रहे थे, भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। बंगाल की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है और उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत जल्द उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। लेकिन मैडम, ये जो बात आप कर रहे हैं ये उस समय की है जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, लेकिन उसके बाद से हाई कोर्ट ने भी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर प्रदेश में रिकवरी को लेकर सरकार की तारीफ की है। मैडम जी, मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जब पहला ऑर्डर दिया था कि आपको लॉकडाउन करना है, तो योगी आदित्य जी ने उनकी बात नहीं मानी थी। उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी थी और कह दिया था कि लॉकडाउन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर था लॉकडाउन करने से लोगों का रोजगार छिन जाएगा, सड़क पर आ जाएंगे, भुखमरी की कगार पर उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। और वही हुआ, जहां पर लोगों को पिछले एक साल से, मैं पूछना चाहती हूँ, 2019 के बाद से 2020 में कोरोना की पहली लहर आई, क्यों नहीं नए अस्पताल बनाए गए, क्यों नहीं वार्ड बनाए गए, क्यों नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई? और ये तो सरकारी आंकड़े हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आप धरातल पे जाएं, जमीन पर जाएं, लाखों लाखों हजारों लोग अपने परिवारों को खो चुके हैं, जिन पर कोई बात नहीं होती। मैं कानपुर से आती हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी आए थे कानपुर दौरे पर, 1600 बेड कानपुर मेडिकल कॉलेज को दिया गया था, जिसमें केवल 300 का इस्तेमाल हुआ। 1300 बेड किस दिन के लिए सेफ रखे गए थे? लोग बाहर खड़े रहे, मरते रहे, तड़पते रहे, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। हैलेट अस्पताल की मैं आपको बात बताती हूँ, 2 दिन तक एक कोरोना पेशेंट की लाश तड़प रही और उसी वार्ड में अन्य कोरोना पेशेंट क्वारंटाइन किया गया। तो क्या यही रामराज है, यही विकास है? किस मुद्दे की बात हमसे कर रही है भाजपा प्रवक्ता? मैं पूछना चाहूंगी, आज पेट्रोल हो, डीजल हो, सरसों का तेल हो, महंगाई आसमान छू रही है। आज आपने लॉकडाउन करके छोटे व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया है, देश का व्यापारी बेरोजगार हो गया है। आज देश में लोग अपने परिजनों को, परिवारों को खो चुके हैं। जो सिलेंडर 300 रुपए मिलता था, 3-3 लाख की कालाबाजारी की गई है। किस विकास की बात भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पर कर रही है और किस मुंह से इनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि 300? मैं तो कहती हूँ जमानत बचाने में कई जगह इनके प्रत्याशियों को बहुत बड़ी बात पड़ेगी, बहुत बड़ी बात कही आपने। मुझे आपको नहीं रोक देना चाहिए था, लेकिन मैंने रोका नहीं आपको। जिन लोगों की औलाद नहीं होती है वो लोग दर्द नहीं समझते हैं। आपका स्टेटमेंट गलत है मैडम, ये बात आपको कहनी नहीं चाहिए और आपको इसके लिए दर्द नहीं समझते। लाशों के ढेर पर गोधरा में भी राजनीति की है और उत्तर प्रदेश में भी राजनीति कर रहे हैं। मैडम, आप मुझे मत बताइए। रोते रहे, क्यों प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया? बंगाल में चुनावी रैली करते रहे। मैं पूछना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकले? जवाब ले लीजिए। आप विपक्ष में हैं, आप पूछिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि जिनकी औलाद नहीं होती है, डॉक्टर ज्योति वर्मा, उनका भी परिवार होता है, बुरा उनके भी माता पिता है। अरे कल ही उत्तर प्रदेश में 21,700 लोग मरे हैं। पूरी 24 करोड़ जनता उनका परिवार है मैडम। डॉक्टर ज्योति वर्मा, तो सरकारी आंकड़े हैं। जवाब ले लीजिए। आप आंकड़ों की बात मत कीजिए। आप 80 लाख जो बात कर रहे हैं वैक्सीन लगना चाहिए। आप तो हाई कोर्ट को भी लगा रहे हैं, लोगों को लग रहा है। आप बंगाल की बात करते हैं। अच्छा, दोनों मेहमानों बंगाल में आपके साथ क्या हुआ? बंगाल में आपके साथ क्या हुआ? करिश्मा जी, आप सुन लीजिए। पूरे
देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर ज्योति वर्मा, आप अपना जवाब दीजिए। मैडम इनको सुन लीजिए, एक मिनट मैडम, इनको सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश आपके हाथ से जाने वाला है। ठीक है मैडम, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ज्योति वर्मा जी, आप जवाब दीजिए। मैं दे रही हूँ जवाब। आपने पहले बात की कोरोना संक्रमण की। जी, कोरोना संक्रमण पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और बहुत अधिक लोगों का टीकाकरण संभव हो चुका है। यहाँ तक कि यूपी में 18+ के दायरे में जो आने वाले लोग थे उनका भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी हो गया है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है देश के हिसाब से। दोनों मेहमानों ने, मैडम ज्योति वर्मा जी और करिश्मा ठाकुर जी, मेरे जो मूल प्रश्न था उसका ना तो डॉक्टर ज्योति वर्मा आपने दिया। मैंने ये कहा था कि आप किस आधार पे 300+ की बात कर रहे हो जब पंचायत चुनाव में आप काफी पीछे हैं। आपकी सरकार है, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी भी आपके साथ है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। करिश्मा जी, मैंने भी आपसे कहा था कि जिस दल का उत्तर प्रदेश में इतना वजूद था, पंचायत चुनाव का कोई भी प्रभाव विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। जी जी, तो क्या पंचायत, मैडम पंचायत चुनाव में जिन्होंने बोल दिया, मैडम डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, एक मिनट, करिश्मा जी एक मिनट प्लीज, करिश्मा जी एक मिनट। ज्योति वर्मा जी, जिन्होंने पंचायत चुनाव में वोट दिया है वो क्या आप विधानसभा चुनाव के मतदाता नहीं रहेंगे क्या? सवाल है। तो फिर आप कैसे बार बार उसको कैसे निकाल सकते हैं मैडम? मैंने इसका कारण बताया आपको और मैं इसका कारण फिर से बता रही हूँ। इससे पहले भी एक बार ये विषय आया था कि पंचायत चुनाव, देखिए पंचायत चुनाव एक छोटे स्तर का चुनाव है, निम्न स्तर का ग्रामीण जनपदों में ग्रामीण स्तर पर होता है और उसमें प्रधानी का भी चुनाव है, बीडीसी का भी है। तो इस तरह से लोग एक दूसरे से कभी मैडम, मैं आपको कुछ याद दिला दूं मैडम, सिंबल भी नहीं होता है। जी ज्योति मैडम, मैं आपको याद दिला दूं, किसान जो गांव में रहते हैं वो आंदोलन में हैं। एक दूसरा आपको जो बता रहा हूं कि जो मुद्दे इस समय उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं, कोरोना का एक मामला वो गाँव तक पहुंच गया है। आप ये दोनों मामले मुद्दे जो हैं ये निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में प्रभावित हुए हैं। आप इस चीज को कैसे नकार सकती हैं? जी, किसानों की बात आती है तो मैं किसानों की बात करती हूँ। जी, किसान सरहद पर हड़ताल पे बैठे हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन इस बार किसानों ने बम्पर उत्पादन किया है, शायद ये पता होगा आपको। तो मैडम सरकार की बदौलत उनकी मेहनत का है मैडम, वो मेहनत कर रहे हैं, सरकार ने थोड़ी हल चला लिया वहाँ पे। तो फिर बम्पर उत्पादन कौन से किसान कर रहे हैं? जी, सिर्फ दिल्ली पर ही किसान क्यों बैठे हैं? दिल्ली बॉर्डर पर ही क्यों नहीं बैठे हैं? यानी आप मान रहे हैं फर्जी किसान है जो वहाँ बैठे हो, किसान नहीं है, आप ऐसा मान रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं। किसान को भी अराजक तत्व बताया जा रहा है भाजपा द्वारा। करिश्मा जी एक मिनट, करिश्मा जी एक मिनट, इनकी बात है। मैं पूछना चाहूंगी, 1900 शिक्षक मर गए जिनको आपने ड्यूटी पे लगा के रखा था प्रधानी के चुनाव में। 1900 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। अब बताइए वो कौन सा उत्पाद मचा रहे थे? इसमें क्या कहना चाहेंगी भाजपा की प्रवक्ता? जी जी, ज्योति जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं करिश्मा जी सवाल। महामारी है और बहुत तीव्रता से आई है और अपनी ड्यूटी के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और हमारी पार्टी की भी गहरी संवेदनाएं और अस्पताल से वही काम आ रहे हैं, क्यों नए अस्पताल नहीं बनाए गए? क्यों टीकाकरण के लिए कोई योजना पहले से नहीं बनाई गई? क्यों वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं की गई? हेल्थ मिनिस्ट्री कर क्या रही थी? प्रधानमंत्री देश के मैडम करिश्मा मैडम, उनको जवाब तो सुन लीजिए, कर क्या रहे हैं? जवाब सुन लीजिए, जवाब लो आप। उत्तर प्रदेश मैडम ऐसे में कैसे चल पाएगा? लॉकडाउन में जब मजदूरों को यूपी मैडम जवाब तो लीजिए। अरे मैडम करिश्मा जी, सारा काम आप ही किस तरह बचाएंगी? करिश्मा जी, करिश्मा जी महामारी के लिए देश को तैयार करें। देश का जीडीपी आज तरक्की हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान का क्या होगा? प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। लखनऊ की बात करिए आप मैडम, लखनऊ की बात करिए, राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में रहते हैं, अरे सुनने तो दो। के लाशों का ढेर इकट्ठा वहाँ पर है। लखनऊ में लाशों को खा रहे हैं। लाशों के ढेर पर सियासत करना कांग्रेस ने सीखा है, भाजपा ने नहीं। और लाशों के ढेर नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। करिश्मा जी, करिश्मा जी, दोनों में काम नहीं करेंगे थोड़ी हो जाता है।
करिश्मा जी गुजरात का मामला उठाइए, मुर्दा को टीका लगा दिया जाता है और यहाँ पर जो जिंदा लोग हैं वो स्लॉट का इंतजार करते करते कोरोना से संक्रमित हुए जा रहे हैं। ये कैसा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करिए। करिश्मा जी क्यों बात नहीं, अरे ज्योति जी एक मिनट समझिए, ज्योति जी एक मिनट। करिश्मा मैडम आपसे आग्रह है, पहले अपनी आप जो बात कर रहे हैं उसके जवाब तो लीजिए। सरकार में बैठी हैं वो नुमाइंदा है, आपकी बात का जवाब देंगे। अच्छा हो दोनों एक एक करके बोलें, डिबेट करना चाहिए प्लीज। मैम मेरा आपसे आग्रह है कि एक एक बात तो सुनिए, ऐसे अपन डिबेट नहीं कर पाएंगे। मैं ज्योति जी मैडम करिश्मा जी ने जो बात की उसका आप जवाब दीजिए, संक्षेप में दीजिए प्लीज। नहीं टोका, मुझे लगा कि कहने दीजिए इनको। आप अपनी बात करिए, आप ज्यादा अपनी बात करिए, अपनी बात करिए मैडम जी। ज्योति वर्मा जी बात करिए आप अपनी। ज्योति वर्मा जी हेलो जी, आप अपनी बात रखिए पूरी। जी बिल्कुल रख रही हूँ। आप वैक्सीन की बात कर रही हैं हमसे कि वैक्सीन नहीं है यूपी में। चलो ठीक है, यूपी में वैक्सीन नहीं है, आपने देखा यूपी में वैक्सीन नहीं। यूपी में 10 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, 18+ जो है जी। और यूपी में पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध है और 1 जून से जितने 23 के बाद जिले बचे थे उन सब में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। जी जी। राजस्थान में भी तो आप ही की सरकार है ना। 35 सेंटरों में कचरा में मिली है 500 से ज्यादा फाइल, तो 2500 से भी ज्यादा डोज है जिसमें 8 जिले आते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वैक्सीन की बर्बादी जो ज्योति वर्मा जी जीवन बचा रही है, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप एक प्रदेश में बर्बाद कर रहे हैं तो दूसरे में क्या उसे आबाद करेंगे? अपनी बात कह लीजिए। एक मिनट ज्योति वर्मा जी कोरोना प्रबंधन की WHO द्वारा प्रशंसा की गई है। देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक की स्थापना लखनऊ में की गई है। कोविड में यूपी कहीं भी पीछे नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए प्लीज मैडम। करिश्मा मैडम सुन लीजिए बात। ज्योति जी हम आज जो डिबेट है उसका जो विषय है वो है 300 पार। आप कोरोना और संक्रमण को लेकर दोनों लोग डिबेट कर रहे हैं। हमें अच्छा होता है कि मैं जो सवाल कर रहे हूं उन दोनों का अगर आप दोनों मेहमान हमारे इसका जवाब दें तो हमारे श्रोता भी समझ पाएंगे कि 300 पार का आधार क्या है। और विपक्ष कांग्रेस जो है जिसके पास अभी संगठन का पूरी तरह से अभाव है, उसमें कैसे 300 पार का मुकाबला करेंगे। तो अच्छा हो दोनों मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दें मैडम। आपकी बात आती है जवाब में, ये बात आ सकती है इस कारण तो वो दे सकते हैं, लेकिन इतना तीव्रता से नहीं बोले, इतना उसको बहुत लाइटली बात करें जिससे दोनों की पक्षों की बात आ जाए। मैं मैडम आपसे बात करूंगा। करिश्मा जी आपके पास ऐसे कार्यकर्ता अब नहीं बचे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है। कई ऐसे जनाधार वाले नेता हैं जो हाशिए में हैं, बैठ गए हैं। कई ऐसे पूर्व विधायक भी हैं जो जिनको आप पूछ परख नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी निश्चित तौर पे मोस्ट लीडर हैं और बड़ी नेता हैं उनका, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांव-गांव तक, कस्बे तक, छोटे-छोटे शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में काम करने वाले कार्यकर्ता चाहिए ना। ऐसे नेता चाहिए जो सीधे जनता से रूबरू हो पाए। मैडम तो क्या हो रहा है इस समय, कैसे तैयारी करेंगे आप फिर? जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं, लेकिन हाँ कुछ बात से जरूर सहमत हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर रही थी, संगठन कमजोर रहा था। लेकिन जब से कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में संभाली है तब से हमारे संगठन को बहुत मजबूती मिली है। हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी द्वारा हर मुद्दे पर, हर विषय पर भाजपा को घेरा जाता है और संगठन मजबूत किया जाता है। आज आप कैसे कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता घर पे बैठे हैं? मैं तो ऐसा नहीं मानती। आज जितिन प्रसाद जी हो, प्रमोद तिवारी जी हो, मोना जी हो, चाहे हमारे शहर के श्री प्रकाश जायसवाल जी हो, हर नेता धरातल पे काम कर रहा है। इस कोरोना संक्रमण में जब लोग परेशान थे, आपके यहाँ कानपुर से ही कोई नेकचंद पांडे जी भी है, एक्स विधायक हैं, ऐसे कई नेता हैं, वो भी घर में बैठे हैं मैडम। जी मैडम, हेलो जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी जवाब दीजिए मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा ये सवाल है कि आप कानपुर से आते हैं, कानपुर के एक विधायक थे। चलिए, जब आवाज आ रही मैडम आपको? हेलो, आवाज आ रही मैडम? जी। हाँ, मेरा ये सवाल है, कानपुर से एक पूर्व विधायक आते हैं नेकचंद पांडे जी, वो भी निष्कासित हैं शायद आपके, वो भी वो किसी दल में नहीं, आज वो भी अंदर बैठे, उनको भी नहीं लिए गए। ऐसे कई नाम मेरे पास हैं, ऐसी कई जानकारियां हैं।
जो ऐसे नेता जो समर्पित रहे हैं कांग्रेस के लिए, कई बार विधायक रहे हैं, जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन अब तक उनको भी अभी आपने लूप लाइन में डाल के रखा है, और जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। उनसे अजय कुमार लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जितने भी जो भी लोग निलंबित हुए थे या कार्रवाई की गई थी किसी वजह से, उन्होंने उनसे सीधा संपर्क प्रदेश अध्यक्ष द्वारा साधा गया है, हमारे AICC सेक्रेटरी द्वारा साधा गया है, और हम सभी लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। भाजपा काम करिए नहीं करिए, लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हम लोग को निर्देश दिया है कि जो भी पूर्व प्रत्याशी रहे हो, पूर्व विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, वर्तमान में किसी संगठन में है, घर घर जाकर हम लोग सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। हम लोग ने प्रियंका गांधी रसोई चलाई, गरीब रसोई चलाई, से बहुत मदद मिली। तो हर प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। आज हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, हम लोग वार्ड स्तर पे काम करते हैं तो वार्ड अध्यक्ष हैं। पहले हमें प्रत्याशी नहीं मिलते थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी पीछे थी कि हमें प्रधानी का चुनाव लड़ाना हो, चाहे हमें BDC लड़ाने हो, कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। आज BDC प्रधानी से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक कांग्रेस दावेदारी कर रही है, अपने प्रत्याशियों को लड़ा रही है, समर्थन दे रही है ब्लॉक प्रमुखों को। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों में, हमारे संगठन में बहुत ऊर्जा आई है, और हम लोग बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाने में एक अहम रोल होगा। जी मैडम, मेरी एक जिज्ञासा है आपसे। प्रियंका गांधी जी एक ट्विटर के माध्यम से अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चला रही हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से, योगी और प्रदेश सरकार से। वो उत्तर प्रदेश में जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, कई ऐसे गांव हैं आज भी, कई ऐसे कस्बे भी हैं, आज छोटे छोटे शहर हैं जहां आज मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, मतलब वहाँ लोग इतने एडवांस नहीं है जो ट्विटर देख सकें, व्हाट्सएप देख सकें। ऐसे जो कैंपेन है उनकी जो बात वो चाहती है, वो अंतिम आदमी तक कैसे पहुंच पाएगी मैडम? धरातल में आपने मैदानी तौर पे आपका कोई अभियान दिखाई दिया? देश की जनता की तरह अगर हमारे पत्रकार भी इतनी जल्दी चीजें भूलने लगे तो ये नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि पश्चिम यूपी का दौरा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने स्वयं किया, चाहे मेरठ हो, चाहे आगरा हो, हाथरस हो, मथुरा हो। प्रियंका गांधी जी बांके बिहारी दर्शन भी गई, वहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो प्रियंका गांधी हमें उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो मैडम चुनाव आते हैं तो मंदिर मस्जिद होने लगता है। कैसी बात करें, उस समय कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था। प्रियंका गांधी जी किसानों से मिल रही थी, मछुआरों से मिल रही थी, ग्रामीण में जाके लोगों से मिल रही थी। तो मुझे लगता है इतनी जल्दी आपको चीजें नहीं भूलनी चाहिए। और अगर कोरोना है तो उसके लिए भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ऑक्सीजन की अच्छा अच्छी बात है। कांग्रेस आप जो बात कर रही है मैडम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित तौर पर ऊर्जा का संचार करेगी। मैं डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपसे एक मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों में लक्ष्य निर्धारित करती है। अभी वेस्ट बंगाल में 200 पार की बात कही थी, 100 भी नहीं पहुंच पाए आप। अब 300 का जो नारा है वो कैसे हो पाएगा मैडम? जो बात हमने बंगाल में की थी तो हम 3 से 77 पर पहुंचे हैं जी, 3 से 77। लेकिन दावा था मैडम सरकार बनाने का, 200 पार का दावा था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने, वहां के प्रभारियों ने दावा किया था, मीडिया में कहा था, वहां पे सभाओं में बोला जा रहा था मैडम, लेकिन 100 भी नहीं पहुंच पाए आप। अब आप उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो आपकी सरकार है मैडम, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा सरकार के खिलाफ थी। 3 से 77 पर पहुंचे हैं हम, ये आंकड़ा भी कोई कम नहीं है, और वो भी बंगाल जैसी जगह में। तो क्या माने उत्तर प्रदेश में जो 300 का मायने रखता है, उत्तर प्रदेश में जो 300 का आपने लक्ष्य रखा है, मंत्र दिया है, वो उसके कम नीचे पहुंच जाए उसमें तसल्ली रहेंगी आप? ऐसी तैयारी कर रहे हैं? यूपी और बंगाल में देखिए बहुत फर्क है जी। यूपी में जो हमने 300 पार का नारा दिया है वो 300 पार ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, ऊपर ही जाएगा। जी जी। अच्छा करिश्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार आप क्या अकेले दम पे चुनाव लड़ने वाले हैं या किसी फिर से गठबंधन में जाएंगे? जी, जितना कि अभी हम लोगों को पता है कांग्रेस हर सीट पे अकेले चुनाव लड़ने वाली है। अभी गठबंधन की कोई रणनीति फिलहाल तो नहीं बनाई गई है जी। और मुझे ऐसा लगता भी है कि प्रियंका गांधी जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर आती हैं जी, तो कांग्रेस की सरकार बनने से भी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ज्योति मैडम जी, जिस तरह से दिल्ली से लेके लखनऊ तक पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, संघ के बड़े बड़े नेता हस्तक्षेप कर रहे हैं, पंचायत चुनाव के वास्ते जो तेजी आई है, कोरोना संक्रमण की जो असफलता के आरोप के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में खलबली आई है, उसका संकेत क्या है?
क्या माना जाए कि कुछ परिवर्तन संभावित हैं? क्या अगर संभावित हैं और परिवर्तन होता है तो इलेक्शन बहुत दूर नहीं है मैडम, इसका कहीं प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस कभी अकेले अपने दम पर कुछ कर नहीं पाई। जब जब इसने गठबंधन किया तब आप अपनी बात करिए, कांग्रेस की तो वो बात कर रही हैं, आप अपनी बात करिए मैडम। आप अपनी बात करती हूँ, अपनी भी बात करती हूँ। और रही बात हमारे 300 पार जाने की, तो हमारे 300 पार जाएंगे क्योंकि काम बोलता है और जनता सब जानती है। रही बात विपक्ष के एकजुट होने की, अरे तो मैडम काम बोलता ये अच्छी बात है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो तलवार लिए खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप नहीं, ऐसा कोई हमारे संगठन में तो ऐसा होता ही नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य करते हैं और ऐसा हमारे संगठन में होता ही नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास कोई एक ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, ये राष्ट्र हित के लिए पार्टी बनी है, ये सबकी पार्टी है। इसमें किसी भी जाति धर्म मैडम मैं उन मुद्दों पे उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आप माने कि जो आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विश्वास है आपको कि आपके जो अलग अलग धुर हैं लोग हैं जो पार्टी को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं सरकार में, जो नाराज हैं, जो सांसद और जो विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने कोरोना काल में जो पत्र लिखे अपनी असंतोषी जताई है, नाराजगी जताई है, वो सब दूर कर लेंगे क्या और चुनाव में सब एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव? देखिए जब बात जनता के हित की, प्रदेश के हित की, देश के हित की और राष्ट्र के हित की आती है तो हमें लगता है कि वहां पर अगर कहीं कुछ नाराजगी है भी, वैसे तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में कभी कोई नाराजगी रहती ही नहीं है। जी। सब लोग निस्वार्थ भाव से जनता के हित के लिए कार्य करते हैं जी। और जब बात हमारे प्रदेश के हित की है और भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश को विकास की दिशा में बहुत आगे ले जाएगी। करिश्मा ठाकुर जी, आपसे एक अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल करिश्मा जी है, 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो सक्रिय हो गए हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं जानना चाहता हूँ आपने तैयारी शुरू की है नहीं है, या अभी आप भी ट्विटर खेल रहे हैं या केवल बयानबाजी तक ही सीमित है? मैम जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अभी नहीं, और ट्विटर भी देखिए, आप ट्विटर को या सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस अंतिम छोर पे बैठे आपका जो कार्यकर्ता जो मतदाता उसकी बात कर रहा हूँ मैडम। जी बिल्कुल, तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो और चाहे धरातल पे हो। प्रियंका गांधी जी अब और हमारे सारे प्रभारी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ कौन प्रत्याशी किस सीट पर लड़ेगा, टिकट भी मुझे लगता है इस बार पार्टी बहुत जल्दी ऐलान कर देगी, ताकि मौका मिले लोगों को एकजुट होकर काम करने का। और इस बार कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ने वाली है, प्रियंका, हमारे पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारी मेहनत, हमारी पार्टी, हमारा संगठन सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर ये प्रयास कर रहा है कि असली में देश सेवा के नाम पर जो लोगों को ठगा गया है, इस बार जनता ही बता देगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे करिश्मा मैडम, निश्चित तौर पे करिश्मा जी, नहीं की। मेरे को समय की इतनी इजाजत है करिश्मा जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस दल ने जिस प्रदेश में के रहते प्रदेश में राजनीति करते हुए देश को बड़े बड़े प्रधानमंत्री दिए हैं, जो कई वर्षों तक सत्ता में रहे, वहां पर आप ये सवाल हो रहा है, ये सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये इस कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब प्रश्न है ये सारी बातें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये जो नारा 300 पार का जो दिया है, ये सोचना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 दिनों से पार्टी बड़े वरिष्ठ नेता और संगठन और संघ के द्वारा बैठक हो रही है, वो ये तय कर रही है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं है। खैर, ये सारा निर्णय आने वाला समय मतदाताओं को देना है, जब चुनाव होंगे मतदाता देंगे कि किस दल ने उनका विश्वास जीता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। डॉक्टर ज्योति वर्मा इटावा से और लखनऊ से करिश्मा ठाकुर जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल एक नए डिबेट के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में इतना ही। नमस्कार।